अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 97B स्टार्ट करते हैं और आज हम इसमें डिस्कस करेंगे टर्म टेस्ट 2। ठीक है जी। कैसा रहा वैसे बाय द वे? आई वॉज ईगर कि मैं इसको जल्द अज जल्द डिस्कस करूं, इसलिए कल ये हुआ, परसों हुआ था, लेकिन कल चूँकि कल हुआ था तो कल क्लास नहीं रख सकता था, इसलिए फिर आज फ़ौरन रखी। अब इसको हम करते हैं तसल्ली से, तफसील से। ठीक है जी। सबसे आसान सवाल कौन सा लगा आपको? ईपीएस का सवाल था भी सबसे आसान। कैश फ्लो तो मुफ्त के नंबर थे ना। रेशो का भी आसान ही था, पता नहीं आपको क्यों मुश्किल लगा। आई डोंट नो वाई। आपसे नहीं हुआ तो ये बहरहाल मसला है आपके पास, एक आपके सामने एक मसला है, इसको आप जितना जल्दी हो सके हल कर लें। शुरू करते हैं जी। ऐसा करते हैं, अपनी वर्किंग्स को ओपन कर लेते हैं। ये तो वो है ना, जब मैंने बनाया था मैं यूं करके लाया था, अगले दिन आपको दिखाऊंगा, लेकिन फिर टाइम ही नहीं मिला, फिर आपने एक्चुअल में ये टेस्ट ही देख लिया। वैसे ही जूम्ड है अभी तक। अच्छा जी, हमारा वर्किंग्स वाला सफ़ा है और वो ओपन नहीं हो रहा है, और फिर कोशिश की है और अब ओपन हो गया है, और इसके अंदर अब हम टर्म टेस्ट की डिस्कशन शुरू कर रहे हैं। ठीक है जी। क्योंकि कैश फ्लो वाला सवाल बोर्ड पे करेंगे, बाकी ये तीनों सवाल जो हैं वो बल्कि एमसीक्यूज भी यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ओके। टर्म टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले हम ये ईपीएस वाला सवाल डिस्कस करने लगे हैं। शुरू करते हैं। रिक्वायरमेंट थी कंप्यूट एएल्स बेसिक एंड डायलूटेड ईपीएस पर शेयर। कंप्यूट करने का बोला है उसने, और साथ ही क्या बोला सवाल में? टू बी डिस्क्लोज्ड इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। आप लोगों को मैंने शायद बता भी दिया था, ये रीसेंट अटेम्प्ट में आया सवाल आई के। ठीक है, तो आप लोगों को जब ये सरप्राइज़ दिया जाता है ना कभी कभी, तो इससे एक कॉन्फिडेंस बूस्ट भी मिल सकता है और बिल्कुल डाउन भी जा सकते हैं। लेकिन बहरहाल किसी एक सवाल की बुनियाद पे हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि पर्चा मुश्किल था या आसान। पर्चा तो ओवरऑल होता है, एक सवाल मुश्किल होगा तो दूसरा आसान होगा तो तीसरा दरमियाना होगा, तो वही मिला जुला रुझान होता है। ठीक है ना। बहरहाल रीसेंट अटेम्प्ट का सवाल करने से कम से कम मुझे ये कॉन्फिडेंस, मैंने आपको ये सवाल की बात नहीं बताई हुई होती, कोई सवाल दिखाया नहीं होता आपको, और ये टेस्ट करता हूँ तो ये ऐसे ही होता है जैसे आई कैप का टेस्ट था, तो मेरी अपनी तसल्ली हो जाती है कभी कभी। तो ये इस तरह से हमने इसको अब टेस्ट कर लिया। बस मैंने नाम बदल दिया था, इसका नाम पता नहीं क्या था, मैंने अखरोट लिमिटेड कर दिया। उस समय मैं अखरोट खा रहा था बैठा जब ये टेस्ट बना रहा था। In fact, following information relating to Akhrot Limited has been gathered for the purpose of calculating earnings per share। और नीचे उसने क्या कहा? Calculate basic and diluted earning per share to be disclosed in, disclose नहीं करना, कंप्यूट करना है, जो डिस्क्लोज करनी है हमने। ठीक है, इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर 21 एंड 22। ठीक है जी। अब इन दोनों साल की हमने ईपीएस निकालनी है। ठीक है जी, ओके। चलें जी, काम शुरू करते हैं जी। सबसे पहले कौन कौन से साल्स हैं? कौन कौन से साल्स हैं? 21 और, तो 2021 की पहले मैं बेसिक ईपीएस निकालूंगा। मैं तो कहता हूँ ये सीट खाली कर देता हूँ, जितना गीले होके आए हो तुम आज, यकीन मानो प्यार आ रहा है तुम पे। बेसिक ईपीएस, लेकिन चाय नहीं होगी, प्यार अपनी जगह पे। नो चाय टुडे, नथिंग नथिंग, ओके। ये मैंने आज ऐसे नहीं, ये आपको आदतें ख़राब हो गई, आप पढ़ने नहीं आते, अब पढ़ने आए, फिर जब पढ़ने आना शुरू करेंगे फिर देखते हैं। बेसिक ईपीएस 2021, जी जी बिल्कुल। फॉर्मूला क्या है जी इसका? अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स ओवर वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। अब अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स आपको पता है, निकालने के लिए हमें इररिडीमेबल का कोई डिविडेंड हो तो वो भी माइनस करना पड़ता है। ठीक है, चलें ज़रा प्लानिंग कर लेना। यहाँ पे तो हम निकाल लेंगे बेसिक ईपीएस, फिर साथ ही नीचे डायलूटेड ईपीएस, फिर साल ख़त्म करेंगे अगले साल की, फिर इसी तरह से बेसिक और डायलूटेड, और इस तरफ मैं वर्किंग्स करता जाऊँगा। ठीक है, जैसे आपके बोर्ड के ऊपर होता है, मेरी कोशिश यही है यहाँ पे भी बोर्ड की तरह से हम करते चले जाएं। अगर ये साइज होगा तो पिक्टूरे सही आ जाएगी ना, इंशाल्लाह। ओके, शुरू करते हैं जी काम। अब हमारा सवाल तैयार है, बेसिक ईपीएस निकलने के लिए हम अब
जो है वो निकालने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। ठीक है, सवाल पढ़ते हैं क्या कुछ गिवन है। ये डाटा गिवन है जी, कहता है आउटस्टैंडिंग शेयर्स, कौन से वाले, ऑर्डिनरी, प्रेफरेंस, और इवन जो शेयर्स नहीं हैं वो भी बता दिए उसने। नीचे फॉलोइंग बता रहा है क्या, 6 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, 2 मिलियन इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं। अगर स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बना रहे होते तो ये भी उसमें एक कॉलम होता है, पता है ना, क्योंकि ये इक्विटी का पार्ट बनते हैं। यानी जो आखिरी सवाल के अंदर था उसमें कॉलम बनना था इररिडीमेबल का, मैंने कहा साथ वो भी बता दूं। नेक्स्ट, 3 मिलियन क्या चीज़ है, शेयर ऑप्शंस हैं। ये शेयर्स नहीं होते, ये बेसिक ईपीएससी कैलकुलेशन में नहीं आते, इनको डायल्यूटेड में यूज़ करना होता है, जो कि हमारे सवाल में नहीं हुआ था पहले साल में, क्योंकि ये आउट ऑफ मनी था। वैसे ही बात की, छोड़ें। नेक्स्ट, 21 वाला साल, ईयर एंड 31 दिसंबर है, 21 वाला साल है, 1 सितंबर को राइट इशू हुआ, ये भी पहले साल की ट्रांजैक्शन है। ठीक, फिर उसने बताया एवरेज मार्केट प्राइस 21 में 30 रुपये रही और 22 में 45, वो जब आएगा तो देख लेंगे। प्रॉफिट्स फॉर द ईयर 21 के हैं 24, 22 के हैं 34 मिलियन। ठीक है, नो डिविडेंड हैज बीन डिक्लेयर्ड इन 21 एंड 22। आगे, शेयर ऑप्शंस वर नॉट एक्सरसाइज्ड इन 21 एंड 22। ठीक है जी, सवाल खत्म हो गया। अब मतलब की चीज़ें अभी तक जो मिली हैं वो क्या है, ये प्रॉफिट मुझे चाहिए बेसिक ईपीएससी कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद ये 6 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स भी मुझे दरकार हैं, और इन 2 मिलियन का मुझे डिविडेंड भी दरकार है, जो मैं पैट में से माइनस कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद जब बेसिक, और हाँ ये तो मैं भूल ही गया, 1 सितंबर को राइट इशू भी है। ठीक है जी, उसके बाद बस कहानी ख़त्म हो रही है। ठीक है, अब ये 21 में है, पहला साल 21 ही है ना। ठीक है, तो ये डाटा मुझे चाहिए बस। उसके बाद ऑप्शंस की बारी जब आएगी, ये डायल्यूटेड के वक्त हमने सोचना है। ठीक है ना, बेसिक में तो नहीं आते। उसके बाद ये एवरेज मार्केट प्राइस जब देखनी है तो ये भी ऑप्शंस के लिए देखनी है, क्योंकि राइट इशू के लिए एवरेज नहीं चाहिए होता, इमीडिएटली बिफोर राइट इशू प्राइस चाहिए होती है, वो इधर दी होगी, एडजस्टमेंट पड़ेंगे तो इंशाल्लाह। फिर प्रॉफिट्स गिवन है, यूज़ करने लगे हैं। फिर डिविडेंड नहीं है, शेयर ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं हुए, ये उसने बताया हुआ। तो सवाल में डाटा इतना सही था, इसका मतलब 24 मिलियन तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख दूँगा, लेकिन हाईलाइटर से लिखना मुनासिब नहीं है, तो मैं मार्कर से लिखूँगा ₹24 मिलियन। ठीक है जी, इसमें से माइनस करना है मैंने इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड, माइनस ही करते हैं ना। अब उन्होंने क्या कहा जी, 2 मिलियन शेयर्स हैं, पार वैल्यू हर एक की 20 है, तो ये शेयर्स की अमाउंट निकाल के ही डिविडेंड निकलेगा ना। ठीक है, ईच कैरिंग अ क्यूमुलेटिव, अच्छा तभी तो, वरना तो वो कह रहा था कोई डिविडेंड हमने पे नहीं किया, लेकिन चूंकि ये क्यूमुलेटिव है तो मैंने आपको कहा था चाहे पे हो ना हो, अनाउंस हो ना हो, हमने इसकी एंट्री, हमने इसकी रिकॉर्डिंग करनी है ईपीएससी कैलकुलेशन के लिए, यही सिखाया था ना। तो वही चीज़ें आ रही थी। चलें अब, लेकिन 2 मिलियन पे नहीं 14% लगाना आपने, 2 मिलियन को 20 से मल्टीप्लाई करना है, ये आ जाएगी रुपीस के अंदर अमाउंट शेयर कैपिटल की, रिडीमेबल वाले की, फिर उस पे 14% लगाना था। ठीक है, एक मिनट मुझे यहाँ पर ये करके एक बार लिख के देख लेने दो। स्टार लगाया मैंने यहाँ पर, स्टार जी। कितने मिलियन इरिडीमेबल शेयर्स हैं, 2 मिलियन शेयर्स हैं, इनटू हर एक शेयर की फेस वैल्यू 20 रुपीज़ है, ये मल्टीप्लाई करने से मेरे पास अमाउंट में शेयर कैपिटल आ गया, जिस पे डिविडेंड की परसेंटेज लगा करती है। इस पे फिर मैंने डिविडेंड की परसेंटेज लगाई, 14 है 12 है, 14%। बस यहाँ पे कोई टैक्स सेविंग वगैरह नहीं देखने लग जाना। ठीक है ना, ये तो बेसिक ईपीएससी कैलकुलेशन हो रही है, तो हमने माइनस कर दिया, आंसर बताएं, 5.6 एग्जैक्ट आया है। ये मैंने स्टार लगा दिया, एग्जामिनर को दिखा दिया कि जी ये ऐसे निकला। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगली कहानी क्या होती है जी, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। उसके लिए मुझे अब तफसीली वर्किंग करनी पड़ेगी, राइट इशू भी है। ये छोटी सी स्टार वाली वर्किंग से काम नहीं चलेगा, हमारी आदत तो यही थी ना कि वर्किंग करते हुए फिर
तो वर्किंग 1 में हम आए और यहाँ पे हम निकालने लगे हैं वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। अब वो सर वाली आवाज़ ज़रा दोबारा से बताए। हाँ जी जी हाँ, अगर होता तो फिर देखते वैसे तो, लेकिन हमारा उसूल यही है, नॉन क्यूमुलेटिव होता, यही सिखाया हुआ है, फिर इग्नोर करते क्योंकि उन्होंने कहा है। और ये सवाल एग्जाम्पल्स 5 की थी पहले स्टार्ट में चैप्टर की, ये उन्हीं में से ही एक इररिडीमेबल था, क्यूमुलेटिव है तो हमने चाहे अनाउंस नहीं भी हुआ तो ले लिया, क्यूमुलेटिव ना होता तो फिर हम इग्नोर करते। डेट, डिस्क्रिप्शन, नंबर ऑफ शेयर्स, उसके बाद फ्रैक्शन, कोई ज़्यादा नहीं है, 2 ही हैं बस, एक टाइम का लग जाएगा, एक राइट इशू का लग जाएगा, और फिर वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है जी, ये हमारी छोटी सी वर्किंग बन गई। अभी भी साइज ठीक है, नज़र आ रहा है? ठीक। तस्वीर के लिए तस्वीर खींचनी है ना, टाइम तो नहीं ना होता, समझते जाएं। जो साथ साथ लिखते हैं उनकी आदत अपनी, जो समझते हैं उनके लिए फिर मेरी कोशिश होती है कि ज़रा तस्वीरेबल हो राइटिंग। ठीक है, तस्वीरेबल समझ आ रही है ना? ये इंग्लिश फास्ट वाली है वैसे। अच्छा, अब यकम जनवरी 21 पर 6 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स पड़े हैं। यकम जनवरी 21 ओपनिंग में कितने शेयर्स पड़े हैं? 6 मिलियन। ठीक है जी। उसके बाद 2 मिलियन इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं। ये नहीं बेसिक ईपीएस में आते। हमने कहा था बेसिक ईपीएस है ही किसकी रेशो? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर की। तभी तो हम पैट में से इन शेयर्स का भी डिविडेंड माइनस करके जो बाकी बचता है उसको पकड़ते हैं और फिर उसको उन्हीं शेयर से डिवाइड करते हैं ना, जिनके लिए ये रेशो निकाल रहे हैं ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के लिए। ठीक है, इसलिए इसको इग्नोर किया। 3 मिलियन ऑप्शंस को भी क्या कर दिया? इग्नोर। ठीक है, बेसिक ईपीएस है। डायलूटेड के लिए फिर इसको पकड़ेंगे, ऑप्शंस को देखेंगे। अगली बात, यकम सितंबर 21 को एएल अनाउंस्ड 40% राइट शेयर्स टू इट्स शेयर होल्डर्स एट अ प्राइस ऑफ ₹8। ये इशू प्राइस है। ठीक है जी। अगली बात, एंटाइटलमेंट डेट ऑफ राइट इशू इज, अच्छा जी, तो इसका मतलब इसको छोड़ें, यकम अक्टूबर को हाईलाइट करें। बात समझ आ रही है ना? सिखाया था सवाल के अंदर, अनाउंसमेंट डेट नहीं, एंटाइटलमेंट डेट जो है उसको हम लेंगे। अगली बात, द मार्केट प्राइस। अब देखो ना, ये उसने डाटा, अब आईकेएफ की आदत है ये। ठीक है, यकम सितंबर को इग्नोर करना है, यकम अक्टूबर को लेना है। आगे कहता था मार्केट प्राइस पर शेयर इमीडिएटली बिफोर कमेंसमेंट, बिफोर अनाउंसमेंट डेट। जब अनाउंसमेंट डेट को इग्नोर किया है तो इस 30 को भी इग्नोर करना था। एंड एंटाइटलमेंट डेट, हाँ, जब एंटाइटलमेंट डेट को लिया है तो फिर ये भी एंटाइटलमेंट डेट से एक दिन पहले वाला, इमीडिएटली बिफोर वाला, ये रेट हमने। ठीक है जी, डाटा हमारे पास अवेलेबल हो गया। हम इसके लिए एक छोटी सी वर्किंग करते थे, छोटी सी करते थे ना, याद है? इसको मैं वर्किंग 2 कह लेता हूँ आज। ये राइट इशू की वर्किंग है हमारी। इसमें भी बिफोर, न्यू, आफ्टर करते थे हम। बस आपने ये कोशिश करनी, सवाल जैसा भी आ जाए, जैसे सिखाया गया है ना तरतीब, वही शुरू कर दें सवाल करना, उसी तरतीब पे। सवाल खुद ब खुद होता जाएगा इंशाल्लाह। मुश्किल बात भी होगी तो पासिंग मार्क्स दे जाएगा। इसीलिए हमेशा आपसे हर सवाल एक ही तरीके से करवाया है मैंने। किसी टॉपिक में ऐसा नहीं हुआ कि हमने एक सवाल को किसी डिफरेंट तरीके से किया, और मेरी कोशिश यही होती है। किसी और तरह का भी हो तो उसको बहरहाल अपने तरीके से ही बना बनू के करना आदत डालिए आपको, ताकि आपको ये पर्चे में मसला ना हो। कैश फ्लो का सवाल आया, शुरू कहाँ से करें समझ नहीं आ रही। ईपीएस का सवाल आया, शुरू कहाँ से करें समझ नहीं आ रही। स्टेटमेंट इक्विटी का सवाल आया, बीच में आईएस 8 मिक्स था, समझ नहीं आ रही कहाँ से शुरू करें। हमने तो हर सवाल आईएस 8 का चेन इक्विटी वाला एक ही तरह से किया, हर सवाल हमने ईपीएस का एक ही तरह से किया, हर सवाल अभी तक कैश फ्लो का एक मेथड का जाहिर है एक ही तरह किया। दूसरा भी आया था, तकरीबन फिट कर दिया उसी के अंदर ही, ताकि थोड़ा मिलता जुलता ही रहेगा। तो ये इसीलिए होता है कि पर्चे में आप लोगों को कोई मसला ना हो, थोड़ा तरतीब से हट के सवाल भी आए। तो आपके लिए क्या है, एक तरतीब बनी हुई है, फलां टॉपिक में फलां सवाल हमने ऐसे करना होता है। शुरू करेंगे, अल्लाह ने चाहा तो उसमें से आपको समझ आती जाएगी, पासिंग मार्क्स। मुश्किल सवाल भी होते हैं, बाकी आसान भी होते हैं। ठीक है, तो बिफोर, न्यू, आफ्टर। अब बिफोर राइट इशू टोटल शेयर्स गिवन है तो टोटल ही ले लीजिए। 100 है, ये 6 नहीं है ऊपर। अच्छा, परसेंटेज गिवन है, ठीक है, 40% हो गया आज अगले सवाल में वो। ठीक है, 40% राइट इशू है, तो राइट इशू से पहले जिसके पास 100 थे उसको हमने
40 न्यू शेयर्स दिए और आफ्टर राइट इशू बैलेंसिंग फिगर कितनी आ गई 140। ठीक है, अब इमीडिएटली बिफोर राइट इशू क्या रेट है, अभी अभी देख के आए 32 और हमने ये नए शेयर्स किए हैं 18 पर इशू, यही था ना, 18 और 32 ये उठाएं। ठीक है, अगली बात ये क्या बन जाएगा 3200 और ये क्या बन जाएगा 720। ठीक है जी, अब इसका भी टोटल कर लीजिए 3200 और 720 का, और यहाँ टोटल मौजूद है 3920। इनको 3920 को डिवाइड करें 140 से, एग्जैक्ट 28। लो जी, जाते हुए 100 और 40 यूज़ करेंगे और फिर इस राइट इशू का असर डालने के लिए ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे फ्रैक्शन लगा देंगे। पिछला साल होता तो रीस्टेट करने के लिए ईपीएस होती तो उल्टा के भी लगा सकते थे। ठीक है ना, सारी बातें आपको पता हैं। अच्छा चलें जी, फिलहाल तो हम कह रहे थे 1 अक्टूबर को 1/10/21 को राइट इशू हुआ। अच्छा, अब जब राइट इशू हुआ है तो फ़ौरन यहाँ पे आके 9/12 कर लो, उसके बाद फिर आगे चलो। राइट इशू हुआ है, 6 मिलियन शेयर्स पड़े थे, हालांकि 40% भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको आदत डाली हुई है ना, जैसे वैसे ही चल रहा हूँ मैं तो तरतीब भी सवाल की नहीं बदलता हूँ। ठीक है जी, बिफोर राइट कितने थे 100, डिवाइड करो 100 से, न्यू कितने हैं तो 40% कितना आता है जी 2.4, टोटल कितने हो गए। अब ये 8.4 के बाद तो कुछ नहीं ना हुआ, तो 8.4 को कर दो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 बैट, क्योंकि उसके बाद आपने सवाल पढ़ा, उसके बाद कुछ भी नहीं था। सही हो गया। अच्छा, अब मसला ये है कि राइट इशू भी है, ये शेयर्स तो आफ्टर राइट हैं, ओपनिंग वाले बिफोर राइट हैं, इनको क्या करना है आफ्टर राइट। तो फिर क्या करेंगे 32/28 ये फ्रैक्शन है, एज इट इज यहां पर लगा दो 32/28। ऐसे ही किया था सवाल पर्चे में जी, आंसर बताएं 5.14 ही कर लो, अब काफ़ी है, और इधर एग्जैक्ट 1। चलो तो ये हो गया 7 बस 2 डेसिमल बहुत है ना, चाहे मिलियंस में फिगर है, अब 2 डेसिमल से आगे फिर ना ही जाया करो। ठीक है ना, बहुत टाइम ज़ाया हो जाएगा फिर जी। 7.24 मिलियन शेयर्स, ये मैंने शेयर्स निकाले वर्किंग 1 में जी। बताएं ईपीएस कितनी आ गई बेसिक 2.54 पर शेयर। ठीक है जी, पर शेयर चलो लिख देता हूं मैं। ठीक है जी, ये बेसिक ईपीएस निकल आई। अब नेक्स्ट थिंग इज डाइल्यूटेड ईपीएस। अच्छा, वैसे मैंने आपको कहा था अगर मल्टीपल ना हो, डाइल्यूटेड मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स ना हो तो आप उसी फ्रैक्शन में ही ऐड कर लिया करें, जैसे आपको सिखाया था ना शुरू में। लेकिन ये ना हो कि आप असल काम भूल जाएं। तो प्रैक्टिस करते हुए जिन सवालों को मैंने करवाया था ना, ऑप्शंस लिख के रैंकिंग कर, मतलब रैंकिंग करके फिर उसको ऐड करके, वो सवाल जब भी करना रिवीजन तो वैसे ही करना, ताकि वो तरतीब आपके सामने रहे, वो भूल ना जाए आपको। ठीक है। अच्छा जी, डाइल्यूटेड ईपीएस के बारे में एक खबर है, और वो खबर ये है कि वो 2.54 पर शेयर ही है। अब पूछो क्यों, नहीं पहले पूछो क्यों, बताया तो था, अब क्यों बताऊं। असल में शेयर ऑप्शन 21 में एक्सरसाइज नहीं हुए। ठीक है, यानी कि ये शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग थे। अब आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं तो हमने इसमें से पैसे जितने आ रहे हैं वो तो नहीं ना लेने होते, हमने तो बोनस एलिमेंट निकालना होता है। ठीक है, अब जब हम 21 में आकर देखते हैं तो हमारी एवरेज प्राइस कितनी नजर आती है हमें। द एवरेज मार्केट प्राइस 21 के अंदर है ₹30, जबकि 22 में मार्केट प्राइस कितनी है 45। अब मार्केट में 20 का शेयर है और हमने ऑप्शन कितने पर इशू किया हुआ है 3 मिलियन शेयर ऑप्शंस हैविंग एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 36। यानी पहले साल में अगर हम देखें तो 36 रुपए पर वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। ऑप्शन किया नहीं है उन्होंने, लेकिन अगर करें तो कितने रुपए देंगे 36,
जबकि मार्केट प्राइस क्या है 30। तो कितना बोनस है? कुछ भी बोनस नहीं है, मुफ्त में कुछ नहीं है, उल्टा मार्केट से भी ऊपर प्रीमियम ले जाएंगे। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को मैंने कहा जाता है कि शेयर ऑप्शन इज आउट ऑफ मनी। क्या कहा जाता है जी? शेयर ऑप्शन इज आउट ऑफ मनी। इसलिए इसको कंसिडर नहीं किया जाता फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डायल्यूटेड। ये डायल्यूट नहीं कर रहे। कैसे कर सकते हैं? कोई मुफ्त शेयर है ही नहीं कि डिनोमिनेटर में सिर्फ शेयर बढ़ेंगे और न्यूमरेटर में कुछ नहीं बढ़ेगा। ये शेयर तो सारे के सारे पैसों वाले ही होंगे, ढेर पैसों वाले होंगे। ठीक है, तो इसलिए यहां पे आके हम लिखेंगे छोटा सा नोट। आपको अगर आउट ऑफ मनी वाला लफ्ज भूल जाए ना, तो आप यूं भी लिख सकते हैं कि एक्सरसाइज प्राइस ऑफ शेयर ऑप्शन ड्यूरिंग 21 इज हायर देन मार्केट प्राइस, देयरफॉर वी हैव इग्नोर्ड ऑप्शंस इन कैलकुलेशन ऑफ। ये तो याद रहेगा ना कॉन्सेप्ट। तो आउट ऑफ मनी का लफ्ज परेशान करे तो ये भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो मैंने यहां पर लिखा कि आप वाली बात ही लिख देते हैं, एज शेयर ऑप्शंस, फिर मैं लिख दूंगा इसका मतलब क्या होता है ब्रैकेट में। ठीक है ना, एज शेयर ऑप्शंस आर हैव एन एक्सरसाइज प्राइस। अगर अब ये भी अंग्रेजी में ना लिख सको तो अब मैं फिर कुछ नहीं कर सकता। ठीक है ना, एक्सरसाइज प्राइस ऑफ ₹36 as share options have an exercise price of 36 which is higher than the market price during 2021, therefore these are ignored while calculating diluted EPS। इसकी बजाय सिर्फ इतनी सी बात लिख सकते थे हम, जो मैंने सिखाई। जो याद ना रहे तो मैंने कहा कि आप ये लिख लें। वो चीज़ क्या थी? हमने यूँ लिखना था, एज द शेयर ऑप्शंस आर आउट ऑफ मनी देयरफॉर दे आर इग्नोर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग डायल्यूटेड EPS। यानी ये जो इतनी लंबी लाइन लिखी है हमने, शेयर ऑप्शंस हैव एन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 36 विच इज़ हायर देन द मार्केट प्राइस ड्यूरिंग 21। इस सारे जुमले का इतना सा ही खुलासा है। क्या इसका मतलब क्या होता है? इस रेड लाइन का मतलब क्या होता है? ऑप्शंस आर आउट ऑफ मनी, शेयर ऑप्शंस आर आउट ऑफ मनी। इस कॉन्सेप्ट को ये कहा जाता है। ठीक है जी, शेयर ऑप्शंस। तो इतनी सी बात लिखकर ज़रा जल्दी भी जान छूट सकती है अगर आप यूँ लिखना चाहें। ठीक है जी, ओके। अब अगला साल शुरू करते हैं। अगले साल में सबसे पहला काम क्या करेंगे? बेसिक। इतना आसान सवाल था कि 2022 में कोई नहीं राइट इशू हुआ था कि वो 21 को रीस्टेट करता। 21 में ही हुआ था, उसने 21 को ही ओपनिंग से अज्यूम करवाया हमने, और 22 में तो ऑलरेडी वो ओपनिंग में मौजूद थे शेयर्स, वही शेयर्स आगे चल पड़े। कितना आसान सवाल था। तो आसान और मुश्किल का इम्तिजाज होता है सवाल पर्चा भी। आसान में आपने ज़्यादा मार्क्स लेने होते हैं और क्विकली लेने होते हैं, बना के नहीं करना होता सवाल। और मुश्किल में टाइम ज़्यादा भी लग जाए, थोड़ा सा 5-7 मिनट प्लस माइनस जो उधर से बचाए होते हैं वो उधर लगा लिए, और अगर 70-80% तक भी नंबर दे जाए तो वो बहुत होते हैं। 100% सही ना भी हो, हर सवाल आधे से ज़्यादा सही हो जाए तो आप पास हैं। ICAP यही कहता है कि बच्चा हर सवाल, बच्चे को ये बात समझ क्यों नहीं आती है कि हर सवाल आधा सही कर लूँगा तो मैं पास हूँ। ठीक है ना, तो अपने रिस्क को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना होता है क्वेश्चंस में। सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे, उनके अंदर गिवन टाइम लगाओगे, हर टॉपिक आपने किया हुआ है, हाथ पांव मारोगे, पासिंग मार्क्स उसमें से आप लेते जाओगे इंशाल्लाह। ठीक है, प्रैक्टिस बेहतर करनी है बस। 2022 किसकी मार्केट प्राइस ना दी हो? क्यों ना दी हो भाई? उसने एडजस्टमेंट करवानी है आपसे, सर्कस करवानी है। क्वेश्चन कहाँ से आया? बात समझ आई है मेरी? यानी कि अगर वो मार्केट प्राइस ना दे तो फिर आप कैसे बोनस एलिमेंट निकालोगे? है कोई तरीका?
नहीं है ना, तो फिर तो उन्हें सर्कस ही करवानी है, उन्हें एडजस्टमेंट तो नहीं करवानी, इसलिए वो देगा मार्केट प्राइस, एवरेज मार्केट प्राइस देगा। हम उस एवरेज मार्केट एक्साइज प्राइस में से डिफरेंस निकाल कर ही तो देख सकते हैं कि कितने पैसे छोड़ रहे हैं उनको, ताकि बोनस शेयर्स निकालें ऑप्शन के अंदर छुपे हुए। ठीक है, देगा, ये तो होगा। अच्छा जी, अगले साल का प्रॉफिट कितना है? 34 मिलियन। ये तो लिखो ना, ये नंबर तो लेना, अगला समझ आए ना आए। अच्छा, अब भाईजान इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड को चेंज थोड़ा ही हो गए, बोलो वही के वही है ना। अब तो फिर कैलकुलेशन से भी बचत हो गई। 5.6 लिखा, लेकिन स्टार लगा देना। मैं तो कहता हूँ इसको वर्किंग भी कोई कह दो, बेशक वर्किंग 1 कह देना, फिर इसको 2 कह देना, अच्छा हो जाता ज़रा। ठीक है ना, चलो ये तो हो गया। अब वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कहाँ से मिलेंगे भाईजान? इधर देखिएगा सारे, ये ही हैं वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स 2022 के लिए, क्योंकि ये सारे शेयर्स पिछले साल के क्लोजिंग पर इशूड हैं, तो इस साल के ओपनिंग पर भी ये इशूड हैं। कोई नया शेयर इस साल में इशू हुआ नहीं, तो यही आपके, सुभान अल्लाह, ये भी कोई तरीका हुआ? इतना आसान सवाल सर, ऐसे भी होना चाहिए सवाल, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, है ना। 8.4 मिलियन शेयर्स, ऑर्डिनरी शेयर्स। ठीक है, वर्किंग 1 का रेफरेंस देना है तो बेशक दे दो, मसला कोई नहीं है, वहाँ टोटल तो नज़र आ ही रहा है। ठीक है ना। अच्छा, शक्लें ना बनाओ, मैं दे देता हूँ रेफरेंस, जगह भी बना लेता हूँ। सर हमने कुछ नहीं करना होता, हमने एंड पे ना पिक्चर लेनी होती है, सो प्लीज़ काम शाम किया करें, आप बहुत निकम्मे होते जा रहे हैं। रुपीज़ 3.38 पर शेयर। बेटा वो वेटेड एवरेज पिछले साल के हैं, खुदा का खौफ करें, क्या कर रहे हैं? मैं यही तो समझा रहा हूं आपको। इस साल में ये कम क्यों है 8.4 से? क्योंकि इस साल ये राइट इशू साल के पहले दिन से तो नहीं थे, तो कैसे 100% वो आ सकता था? लेकिन अगले साल में ये ओपनिंग शेयर्स हैं। 8.4 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स यकम जनवरी 22 पे इन इशू हैं कि नहीं है? या अगर 31 दिसंबर 21 पर ये इशू हो चुके हैं इससे पहले, तो यकम जनवरी 22 इस साल के स्टार्टिंग डेट पर ये इन इशू हैं। और बोलो, जिस सवाल में कुछ नहीं है वहां से भी कुछ निकाल रहे हैं आप, आसान सवाल है। जब इन इशू हैं यकम जनवरी 22 पर, और इस साल में ना इनमें से कोई कम हुआ ना इधर कोई और बढ़ा, तो ये तो सारा साल आउटस्टैंडिंग रहे थे। तो 7.24 नहीं लेना था भाई, 8.4 लेना था। इज इट क्लियर? ये आंसर यही आता है। चलें, ये मेहरबानी कि आपने आंसर यही बता दिया। उसके बाद जी चलते हैं हम डाइल्यूटेड ईपीएस की तरफ। अच्छा, वैसे तो दिल बड़ा कर रहा है मेरा, लेकिन आज चूंकि काम बहुत करना है तो इसलिए बिल्कुल भी मैं ये नहीं करने लगा। क्या भला, चुप कर जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता जी। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को यहीं पर ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ₹34 माइनस 5.6 कितना बनता है? बोलें, ₹28. ये मैंने ज़रा नेट करके ये आंसर लिख लिया। ठीक है, और नीचे तो क्या है? 8.4 मिलियन शेयर्स। ठीक है जी। अब न्यूमरेटर में तो सबसे पहले मैं ऐड करूंगा ना, कितना भला? हाँ, और डिनोमिनेटर में जो मैंने ऐड करना है वो अभी निकाल लेते हैं। ठीक है, अब ऊपर तो स्टार लगा लिया था, यहाँ क्या करें, बॉक्स बना लेते हैं। फिर आप वर्किंग, यार इनको वर्किंग ही कह लेते हैं ऐसे ही, ये वर्किंग अब 2 कह लो, क्योंकि 1 तो अब लग गया नंबर। ठीक है ना, हैं 2 भी लग गया, चलो फिर 3 लगा लो। वैसे इसको 1 लगा देते। ठीक है, यहाँ पे हमने यूँ लिख लिया 3, वर्किंग्स में ही वहीं पर ही, वर्किंग्स के अंदर ही तरतीब से लिख लेना फिर। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या कर दो अब 4। ठीक है जी। अब 4 में क्या कहना है हमने? नंबर ऑफ शेयर्स कितने मुफ्त में आपने बांटे हैं भाईजान। अब एक्सरसाइज प्राइस तो कितनी है, किधर गई? 30, किधर है, किधर? हाँ, ये ऊपर पड़ी। एक्सरसाइज प्राइस कितनी है? 36, और 2022 में एवरेज मार्केट प्राइस कितनी रही? कितनी रही? वो 45। अब मार्केट में शेयर 45 का इस साल रहा, हमने इनको ऑप्शन दिया हुआ है 36 पे ले जाएं, तो अब मुफ्त वाला एलिमेंट आ गया है। ठीक है, 9 रुपये बनते हैं,
चलो, तो हमने तरतीब ये रखी हुई थी, हम कहते थे कितने ऑप्शंस हैं, देखो 3 मिलियन ऑप्शंस हैं, तो 3 मिलियन ऑप्शंस यहाँ पर लिखते थे। उसके बाद हम कहते थे इसको डिवाइड करो मार्केट प्राइस से, कितना है ₹45, और जो बोनस एलिमेंट है उससे मल्टीप्लाई करो, 36 और 45 का डिफरेंस 9, कितना आता है आंसर? पॉइंट, ये 0.6 यहाँ पे जाकर ऐड कर दें आप, इसको वर्किंग 4 का रेफरेंस दें, EPS आ गई आपकी 3.15 पर शेयर। लो जी, 10 नंबर ख़त्म। ये 10 नंबर का सवाल है, पिक्चर लीजिएगा। अब मैं नंबरिंग नहीं कर रहा, टाइम लग जाएगा बहुत, ठीक है ना, मैं नंबरिंग कर दूंगा बाद में इसकी। वैसे ICAP का सवाल है, मार्किंग स्कीम भी वेबसाइट पे होती है, उसको उठा के देख लोगे तो आपको पता लग जाएगा, सोल्यूशन आपके सामने आ गया, मार्किंग स्कीम आप देख भी सकते हैं, ठीक है। मेरा दिल था 10-15 मिनट में ये सवाल हो जाए, आधा घंटा लग गया इसको भी। AC जी भाई ने ना बारिश में भीग के आए हैं, AC बंद करा दें, कम करवा दें, इसको 23 पे करवा दें, उसकी खैर है, वो 16 पे क्यों भाई से दूर है, कर देंगे। आमिर भाई को कार्ड भेजते हैं ना, दावत दामन कर देंगे, कोई बच्चा भी कर सकता है वैसे, बाय द वे कोई मसला नहीं, इजाज़त है। ओके जी, टर्म टेस्ट का अब अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो नंबर 1 कर लेते हैं, रेशोज, ये ज़रा जल्दी हो जाना है, इसको तो यहाँ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो हम अरे यहीं पे ही करना है, ये तो हमने, ठीक है। बस यहाँ पे मैं ये कर लेता हूँ, नेट प्रॉफिट ओवर सेल रेशो होती है, ये लिख लेना ज़रा, ये कहाँ लिखे हैं यार, नेट प्रॉफिट ओवर सेल। रिटर्न ऑन एसेट्स की एंट्री होती है कौन सी जी, PBIT, प्रॉफिट ही हो गया ना, ओवर, आज तो टोटल एसेट्स हैं, टोटल एसेट्स, ठीक है जी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, PBIT ओवर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, बस कैपिटल एम्प्लॉयड लिख लें। डेट इक्विटी को हम डेट ओवर इक्विटी प्लस डेट कर लेते हैं, ठीक है ना, बात तो सेम ही हो जाएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड, बल्कि डेट प्लस इक्विटी लिखता हूँ, ज़रा समझाने में आसानी रहेगी। और करंट रेशो होती है करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी, ठीक है जी। अब ये 4 रेशोज मैंने 5 लिख कर रख लिए हैं। अच्छा, अब मसला क्या है, मसला सर ये था कि आपने ना हमें जो सवाल करवाया था, हाँ, उसमें तो ऐसी दी थी एडजस्टमेंट, उसमें तो और तरह की थी, इसमें ऐसी एडजस्टमेंट्स आ गई। तो भाई ऐसा ही होता है, पर्चे के अंदर तैयारी इसी को ही कहते हैं। आपने जब तैयारी की है, आपको वही सवाल तो नहीं आना, 100 करके जाएंगे, 101वां पर्चे में होगा। तो दिमाग ने तो सोचना सीखना ही तब है जब होमवर्क में सोल्यूशन नहीं देखेंगे, टेस्ट में आके बैठा करेंगे, ये रूटीन के अंदर प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है। चले, यू आर वर्किंग एज द फाइनेंस मैनेजर ऑफ हाजी सन्स लिमिटेड। अच्छा, ये भी सवाल रिसेंट अटैम्प्ट का था, इसमें भी मैंने नाम बदला था। अब ये भी कोई कंपनी थी जो उस वक्त किसकी को खबर मेरे सामने थी, या कोई ऐसी चीज़ थी, मुझे अब याद नहीं आ रहा, तो मैंने ये लिख दिया, नाम कुछ और था इसका, बस नाम बदला हुआ है, ठीक है। अ न्यू CFO हैज़ ज्वाइंड, अब आपका अफसर आया है कोई, आप हैं फाइनेंस मैनेजर, एंड हैज़ रिकमेंडेड, अब वो आया तो अब उसने थोड़ा सा ना ऐसे ही बस ज़रा डायरेक्टर्स के ऊपर अब रोब झाड़ने के लिए कुछ मैयर्स बताई हैं, ठीक है, कि जी इससे हमारी रेशियोज इंप्रूव हो सकती हैं। A new CFO has joined HL and has recommended changes to accounting policies related to assets to improve HL's financial ratios in next financial statements। कहता है जी ये काम अगर आप करें ना, जो मैं फॉलोइंग बता रहा हूँ, तो उससे आपकी रेशियोज इंप्रूव हो जाएंगी। The CFO has suggested the following changes to the policies। क्या क्या बताया उसने, कहता है जी नंबर 1 में सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो है वो कॉस्ट मॉडल से फेयर वैल्यू मॉडल पर ले जाओ, कॉस्ट मॉडल से फेयर वैल्यू मॉडल पर ले जाओ। वो कहता है जी इससे आपकी रेशियोज बेहतर होंगी। सवाल बनाने वाले ने क्या कहा, ज़रा बताओ, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को फेयर वैल्यू पे ले जाने से आपकी इन 5 रेशियोज के ऊपर क्या असर पड़ना है।
ठीक है ना। तो इसको पहले देख लेते हैं, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या कह रहे हैं जी, कॉस्ट मॉडल से फेयर वैल्यू मॉडल पर जाओ। अच्छा, अब मसला क्या है, दिल के अंदर फ़ौरन पहली बात क्या आई, देखो जी अगर तो फेयर वैल्यू मॉडल हर साल फेयर वैल्यू बढ़ रही है तो फेयर वैल्यू मॉडल में होगा गेन, और अगर हर साल कम हो रही है तो फेयर वैल्यू मॉडल में होगा लॉस। अब हमें कैसे पता कि गेन आएगा या लॉस आएगा, हम गेन अज्यूम करें या लॉस करें? तो उसी के लिए उसने पॉइंट 1 बताया, यू मे अज्यूम फेयर वैल्यूज ऑफ ऑल एसेट्स वुड इंक्रीज ओवर टाइम। फेयर वैल्यू, कॉस्ट या प्राइसेस, जो भी आप नाम देना चाहें, उन्होंने क्या होना है, अब आपको एक तसल्ली हो गई, अज्यूम उसने कहा ना कि ये कर लो, सवाल ने खुद बता दिया कि ये अज्यूम करो कि फेयर वैल्यूज है तो इंक्रीज ही होना है, ठीक है। तो आपने कहा अच्छा इसका मतलब फेयर वैल्यू में तो इंक्रीज है तो गेन ही आना है। अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का फेयर वैल्यू गेन ओसीआई में जाता है, ओसीआई में जाता है ना, क्या प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है? बाप रे, आपको तो आती है एडजस्टमेंट। अब इसके इम्पैक्ट्स लेने हैं, 1 मिनट लगेगा, शुरू करते हैं जी। यानी कि अगर हम कॉस्ट मॉडल से फेयर वैल्यू मॉडल पर जाएंगे सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में, तो हमें फेयर वैल्यू गेन आएगा, और ये कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में। इसका मतलब इस पॉलिसी चेंज से मेरे नेट प्रॉफिट बढ़ जाएंगे, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा, नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, क्योंकि जीपी के बाद आती है ये इनकम, ठीक है ना। अच्छा, तो मुझे बताओ नेट प्रॉफिट टू सेल रेशियो इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी या नो इफेक्ट? स्टेट द इफेक्ट, इंक्रीज, डिक्रीज और नो इफेक्ट ऑफ ईच ऑफ द अबव चेंजेस ऑन द रेशियोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जी कह रहे हैं जी इफेक्ट बताओ। अब हमने क्या करना है, वही उसूल याद करो जरा दोबारा, न्यूमरेटर बढ़ेगा तो जो रेशो है वो जो कैलकुलेट हो रही है वो रेशो बढ़ जाएगी, ठीक है। न्यूमरेटर बढ़ा तो जिस रेशो की कैलकुलेशन कर रहे हो सामने जो पड़ी है वो रेशो इंक्रीज शो करेगी। डिनोमिनेटर बढ़ा तो वो रेशो डिक्रीज शो करेगी। डिफरेंट अमाउंट्स से चेंज अगर हुए तो फिर जिधर ज़्यादा हो रहा है उस पर यही उसूल लगा दोगे। जैसे मिसाल के ऊपर न्यूमरेटर 10 से बड़ा, डिनोमिनेटर 5 से बड़ा, आपने कहा छोड़ो यार 5 से समझो न्यूमरेटर बढ़ा, रूल वही लगा देना। मसला कहाँ आया था, जब सेम अमाउंट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में चेंज आया था, तो फिर हमने कहा था कमज़ोर को पकड़ो। बस ये बातें याद हो तो ये क्या मसला है इस वालों, कमज़ोर को पकड़ो, कमज़ोर ज़्यादा असर लेगा, उसी पे सोच लो, ठीक है। अब ये बातें जहन में रखते हुए एग्जाम्पल भी नहीं ले, जहाँ फंस जाएंगे आप लोग मैं आपको एग्जाम्पल ले दूंगा, कोई मसला नहीं, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप डायरेक्टली सोचकर ये काम कर सकते हैं। 70% तो डायरेक्टली सोचकर भी सही हो जाने थे, ठीक है। जैसे आप मुझे बताएं कि इस स्टेप से आपकी प्रॉफिट में क्या आया है, इंक्रीज। सेल को कोई फर्क पड़ा है नहीं, इसका मतलब इस रेशो में तो सिर्फ क्या बढ़ना है, न्यूमरेटर। अगर न्यूमरेटर बढ़ेगा तो ये रेशो भी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है जी पीबीआईटी ओवर टोटल एसेट्स। अब मैच पड़ा, क्योंकि अब आपके जहन में है फेयर वैल्यू। भाई जाग जा, भाई जाग जा, मेरा भाई जाग जा, बड़ा अहम सवाल है। फिर आप लोगों को यही तो समझ नहीं आया, टेस्ट दिया था ना, सोने वाले भाई, सोने वाले। हाँ आप सो रहे थे, मुझे आपको पता है ना आप सो रहे थे, फिर क्यों आप ऐसे ऐसे बेगाने बन के बैठे? ये टेस्ट दिया था आपने, ये सवाल सही हो गया था, नहीं ना पता, समझ आया था उस वक्त, क्या परेशान किया था इसमें? तो अब तो आपके जो है वो सारे क्या कहते हैं हवास जो हैं वो पूरे तरह से बेदार होने चाहिए थे कि ये सवाल तो मुझे परेशान किया था, आप नीनो कर रहे हैं। अच्छा जी, रिटर्न ऑन एसेट, पीबीआईटी ओवर एसेट्स। अब मैच पड़ा, क्योंकि आप क्या कह रहे हैं, ये फेयर वैल्यू गेन की तो एंट्री होती है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस में गेन क्रेडिट, यानी इससे तो नेट प्रॉफिट में भी चेंज आएगा और एसेट्स में भी चेंज आएगा, दोनों बढ़ेंगे। अब मैच पड़ा, क्या करें? कमजोर कौन है इनमें, कमजोर कौन है, कहीं बताया हुआ है कमजोर कौन है? नहीं अंदाजा लगाने की जरूरत। ऐसा कोई बिजनेस मैंने नहीं देखा कि उसके पास 10 रुपए के एसेट्स हों और उसको 100 रुपए का प्रॉफिट आ रहा हो। नॉर्मली ऐसा ही होता है कि एसेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और प्रॉफिट उसके मुकाबले में थोड़ा सा ही होता है, यानी इस रेशो के अंदर नॉर्मली प्रॉफिट एसेट्स से कम ही होते हैं, ठीक है।
तो बिल्कुल अंदाज़ा नहीं, अजम्पशन ली, लेकिन रीज़नेबल अजम्पशन ली है। अनरीज़नेबल बात हो तो वो खुद बताएगा, हम रीज़नेबल की तरफ ही जाएंगे। ऐसे ही होता है ना, करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करके अगले 20 साल आपने इन एसेट्स से प्रॉफिट्स कमाने हैं, तो करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करके पहले ही साल कोई अरबों रुपए के प्रॉफिट्स नहीं आ जाते कि आप कहें जी हमारे एसेट्स करोड़ों के थे और हमें प्रॉफिट्स अरबों के आए, न्यूमरेटर ज़्यादा होगा, अंदाज़ा लगाते हैं। नहीं, अजम्पशन लेनी है तो लॉजिकल हो, और वो यही है कि प्रॉफिट्स नॉर्मली एसेट्स से कम ही होते हैं। ठीक है, अब दोनों में चेंज है, लेकिन कमज़ोर कौन है? चलो अल्लाह लाते खैर चल रहा। प्रॉफिट में क्या आ रहा है? इंक्रीज, तो फिर रेशियो भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। कोई भी डाटा ज्यूम कर लो, आपकी मर्जी है, सही साबित होगा। ठीक है, आगे बढ़ें। अगली रेशियो भी वही है जी, पीबीआईटी। अब यहां पे भी जहन में वही बात चल रही है भाईजान, पीबीआईटी प्रॉफिट, पीबीआईटी प्रॉफिट ही है ना। प्रॉफिट बढ़ेगा तो रिटेन्ड अर्निंग्स बढ़ेंगी, अल्टीमेटली इक्विटी बढ़ जाएगी। यानी कि प्रॉफिट ने भी बढ़ना है, और प्रॉफिट का बढ़ना रिटेन्ड अर्निंग्स में ही जाता है ना, कि नहीं जाता? पता है ना, प्रॉफिट का बढ़ना रिटेन्ड अर्निंग्स में जाता है। इवन के रिवेन्यू सरप्लस ओसीआई से होके भी चेंज इन इक्विटी के अंदर रिवेन्यू सरप्लस के कॉलम में जाता है तो वो भी इक्विटी का हिस्सा। यानी एसेट की फेयर वैल्यू का बढ़ना एक तरफ प्रॉफिट एंड लॉस में फेयर वैल्यू वाला है, अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है तो प्रॉफिट एंड लॉस को बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ एसेट्स को बढ़ा रहा है। लेकिन अल्टीमेटली वो प्रॉफिट एंड लॉस का बढ़ना भी तो इक्विटी में जा रहा है, रिटेन्ड अर्निंग्स में। थोड़ी देर बाद अभी रिवैल्यूएशन सरप्लस आएगा, उसमें भी ऐसा ही होना है। उसने प्रॉफिट को तो नहीं बढ़ाना, ओसीआई में जाता है, लेकिन अल्टीमेटली वहां से इक्विटी में तो जाएगा ना, इक्विटी तो बढ़ जाएगी। बहरहाल वो भी बाद में जाते हैं, फिलहाल इधर आए वापस। अगेन प्रॉफिट भी बढ़ेगा, प्रॉफिट तो बढ़ा है, वो तो हमने पहले डिसाइड कर लिया, प्रॉफिट तो बढ़ना है क्योंकि फेयर वैल्यू गेन है। कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ेगा, दोनों तरह से बात सही है। एक वो जो हमने बात की थी कि कैपिटल एम्प्लॉयड भी तो एक तरह के एसेट्स ही हैं, तब भी इनमें इंक्रीज है, वैसे ही आपने देख लिया। उससे हटके भी आप कहो कि जी प्रॉफिट्स अल्टीमेटली कहां जाने हैं? रिटेन्ड अर्निंग्स में। तो प्रॉफिट्स का बढ़ना रिटेन्ड अर्निंग्स को बढ़ाएगा, और रिटेन्ड अर्निंग्स किसका हिस्सा होते हैं? इक्विटी के। इक्विटी किस में पड़ी होती है? कैपिटल एम्प्लॉयड में। इक्विटी प्लस डेट ही तो होता है। तो गेन बात वही आ गई, न्यूमरेटर में भी चेंज है, डिनोमिनेटर में भी। दोनों में क्या है? इंक्रीज। दोनों में क्या है? इंक्रीज। लेकिन कमजोर कौन होगा? प्रॉफिट ही होगा। इसलिए सुकून से इंक्रीज लिखें, यहां पर चलते जाएं। कहीं पे क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। सेम अमाउंट से ना भी हो तब भी कमजोर कौन है? तो बस उस तरफ चले जाओ। वैसे सेम अमाउंट से आप इसलिए कह रहे हो नहीं होगा कि इस पे टैक्स वगैरह भी लग जाता है। तो कोई बात नहीं है बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कितना को फर्क पड़ जाएगा। मतलब वही बात तो नहीं ना खत्म हो सकती कि करोड़ों के एसेट्स हैं, अरबों के प्रॉफिट्स हो जाएंगे। दोनों में ही चेंज आना है ना। प्रॉफिट की फिगर वैसे ही बहुत छोटी सी है, कैपिटल एम्प्लॉयड या एसेट्स एक ही बात होती है उनके मुकाबले में। प्रॉफिट कितना को होगा यार? ठीक है ना, सामने होके बैठो, नहीं तो तुम छुप जाते हो पीछे, अपनी सीट पे नहीं बैठे हुए, फिर सवाल करके किसी के पीछे नहीं छुपना ना, नजर ना आए बंदा, प्रॉब्लम होती है। ठीक है, आगे आ जाओ थोड़ी देर में। चाय नहीं है तो पीछे बैठोगे क्या? शायद तो है नहीं आज जी भाई, सही है ना। प्रॉफिट्स इनके कैपिटल एम्प्लॉयड एक तरह के एसेट्स ही हैं। अभी तो हमने कहा प्रॉफिट, यहां पे तो आपने ये सवाल नहीं किया पीबीआईटी ओवर टोटल एसेट्स में, वहां भी तो ये सवाल बनता था। अल्टीमेटली फर्क होगा शायद, एसेट तो पूरी टोटल अमाउंट से डेबिट हुआ है। जी माजरत, आज ये आमिर भाई और एजाज भाई दोनों की बैटरी खत्म हो गई थी। मैं कहाँ पे था? हाँ, मैं ये कह रहा था कि एसेट डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट हो गया ना। अब वो वैसे भी यहां पर देखो ना, तो पीबीआईटी यूज हो रहा है, और यहां पे भी पीबीआईटी, तो टैक्स तो वैसे ही इसके बाद है। और अगर पैट भी होता ना तो मैं इस बात पे कायम हो जाता, मैं कहता कोई बात नहीं, अल्टीमेटली भारी चीज तो डिनोमिनेटर ही है ना, कोई बात नहीं, उससे सोच लो। लेकिन वैसे यहां पर भी ये सवाल हो सकता था, सेम है, यहां भी हो सकता था। लेकिन ये कौन से प्रॉफिट्स हैं? बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इनमें से टैक्स निकला ही नहीं हुआ, तो जितना उधर गेन ऐड होगा उतना ही एसेट्स में। ठीक है, अच्छा जी, डेट इक्विटी वेरी इंटरेस्टिंग। डेट में कोई चेंज आएगा? आपका एसेट फेयर वैल्यू गेन से आपने बढ़ाया, आपके डेट में कोई चेंज आया? और इक्विटी में कौन को नीचे दूंगा? नो, अभी तो मैं
प्रॉफिट कब बढ़ना, रिटेन्ड अर्निंग्स में बढ़ेगा, इजाफा करेगा, और रिटेन्ड अर्निंग्स का बढ़ना इक्विटी का बढ़ना ही तो है। कैसे कह लिया तुमने नो? ओके, इसका मतलब न्यूमरेटर में तो कोई चेंज नहीं है, डिनोमिनेटर में चेंज है, और वो भी क्या है, बढ़ना। तो डिनोमिनेटर बढ़े तो अगर अज्यूम करना हो तो घर पे कोई भी डेटा अज्यूम कर लेना, मेरी तरफ से ज़्यादा। और फिर भी समझ ना आए तो कल पूछ लेना मुझसे, ठीक है? कल मीन्स नेक्स्ट एक्स्ट्रा क्लास, क्योंकि कल वाली क्लास, हाँ शायद कल वाली क्लास में गुंजाइश हो, मैं शायद कूल डाउन फेज पे चला जाऊँ कल का दिन, कैश फ्लो का कोई एक सवाल मैं फिर खुद करवा दूँ और कल का दिन दे दूँ, और एनपीओ परसों शुरू करें। बहरहाल आप लोगों ने कमी बेशियाँ पूरी करके रखनी है। रेशोज़ के एमसीक्यूज रहते हैं, लेकिन ये टर्म टेस्ट से एक बार मेरी जान छूट गई, ये मैंने डिस्कस कर लिया, फिर मैं रिलैक्स हूँ। फिर मैं आपको जब जुमे को बुलाऊंगा तो उसमें जो छोटी मोटी चीज़ें हैं 3-4 फड़क जानी है, रेशोज़ के एमसीक्यूज हैं तो वो भी निकल जाए। और वैसे भी ये चीज़ें करने के बाद रेशो के एमसीक्यूज अब जब आप देखेंगे तो आपका लेवल चेंज हो चुका होगा उनमें, ठीक है ना? जैसे इसमें आज एक एमसीक्यू, बड़ा इंटरेस्टिंग एमसीक्यू था वो, जिसमें हम कह रहे थे 45 रुपये से इन्वेंट्रीज माइनस होती हैं जब क्विक रेशो में जाते हैं, तो बताओ ज़रा। और उन्होंने तुक्का शुक्का तो लगा के कुछ सही कर ही आए होंगे, लेकिन वो बड़ा ज़बरदस्त एमसीक्यू था। लेकिन मैथमेटिक्स थी, देयर वाज नो अकाउंटिंग इन्वॉल्व इन दैट, मैथमेटिक्स थी, क्यूएम का आपका टेस्ट था वो। अच्छा, आईकैप ने लिया था, आईकैप का एमसीक्यू था। डेट इक्विटी रेशो, डेट चेंज हुआ नहीं, इक्विटी चेंज हुई, क्या हुई, बढ़ गई, यानी कि प्रॉफिट बढ़े, रिटेन्ड अर्निंग बढ़ी, तो मतलब इक्विटी बढ़ गई, डिनोमिनेटर बढ़ गया तो रेशो कम। हाँ जी, इधर क्या असर होगा? कितने बच्चों ने इसको नो इफेक्ट लिख लिया था? हाथ खड़ा करें। और कितनों को यह बात भी समझ नहीं आई थी? सादा सी बात है, प्रॉफिट का बढ़ना करंट एसेट्स को क्या करता है? नॉन करंट एसेट्स का बढ़ना करंट एसेट्स को क्या करता है? प्रॉफिट का बढ़ना करंट लायबिलिटी को क्या करता है? नॉन करंट एसेट्स का बढ़ना लायबिलिटी को क्या कर रहा है? ये फेयर वैल्यू गेन का कोई इफेक्ट ना करंट एसेट पे आता है ना करंट लायबिलिटीज पे आता है, ठीक है? देयर इज नो इफेक्ट जी। यहां तक कोई मसला? चलें जी, ये पॉलिसी जो उसने बताई, तो हमसे डायरेक्टर्स ने कहा ज़रा यार इसकी बताना ज़रा, वो रेशियोज़ कह रहे हैं इंप्रूव होंगी, क्या असर आना है? हमने कहा जी नेट प्रॉफिट रेशो हमारी बढ़ जाएगी, रिटर्न ऑन एसेट बढ़ जाएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ जाएगी, डेट इक्विटी कम होगी, करंट रेशो पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ये हम अब उनको बता रहे हैं ना, तो उन्होंने पूछा हमसे, ठीक है? ऐसे सवाल का जवाब देना था, ऐसे ही सिखाया था। ये एपीवैक वाले सवाल में, रिवीजन प्लान में भी रखा था, और एक दिन पहले कल थोड़ी सी बूटी भी लगवाई थी। ऐसे ही मैंने कहा था 3 सवाल कर लेना, एक फलां वूम वाला कर लेना, एक फलां, असल तो यही था बीच में जो कहना चाह रहा था, एक एपीवैक कर लेना, कि 3 तरह के सवाल हैं, चाहता था कि आप कर लो। अब जिन्होंने वो 3 सवाल कर लिए थे, एक बूम वाला जिसमें वेरिएशंस थी, एक और मैंने कहा था जिसमें कमेंट्स हों वो, और तीसरा एपीवैक, तो उनका रिस्क कवर हो गया था, उन्होंने इसको अच्छा अटैम्प्ट कर लिया उन्हें। बाकी आपकी मर्जी होती है जी, हम आपको क्या कह सकते हैं। दूसरा उसने क्या मशवरा दिया? सब्सीक्वेंट मेजरमेंट ऑफ पीपीई कॉस्ट मॉडल से रिवैल्यूएशन मॉडल पर ले जाओ, ठीक है जी? तो अब इसको पकड़ लो। अच्छा, अब पीपीई में भी कॉस्ट से रिवैल्यूएशन मॉडल पे जाना है, तो ये वाली बात तो अभी भी वही है, ठीक है? लेकिन साथ में ये बात भी पढ़ लो, मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ सरप्लस इज ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग्स, मतलब ट्रांसफर की एंट्री वो करते हैं, ठीक है? ये भी जरा ज़हन में हो। अब फेयर वैल्यूज बढ़ रही हैं, मतलब रिवैल्यूएशन में सरप्लस आएगा। ये जो सरप्लस आएगा, ये सरप्लस प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा? नहीं जाएगा। बनाऊं प्रॉफिट एंड लॉस या निकालूंगा? ये याद आ रहा है, ओसीआई में जाता है ये, ठीक है ना? ओसीआई के अंदर जाता है रिवैल्यूएशन सरप्लस, ठीक है? यानी कि इसने प्रॉफिट को तो हिट नहीं किया, तो पहली रेशियो पे नो इफेक्ट डाल दें, सेल पे भी कोई असर नहीं, नेट प्रॉफिट पे भी कोई असर नहीं, रिटेन्ड अर्निंग्स में जाएगा ना, रिटेन्ड अर्निंग्स का नेट प्रॉफिट नहीं, वो बाद में जाएगा, रिटेन्ड अर्निंग्स में नहीं जाएगा। क्या बोल दिया तुमने, क्या बोल दिया? रियल सरप्लस में जाएगा, फिर ट्रांसफर होगा रिटेन्ड, वो इक्विटी पे असर डालेगा, प्रॉफिट एंड लॉस पे क्या असर डालेगा? प्रॉफिट बढ़ेगा, नो इफेक्ट ना, नो इफेक्ट जी। क्या डिक्रीज? सेल डिक्रीज होगी, सेल इंक्रीज होगी। हाँ, अल्लाह करे मेरे पास कोई पैसे निकल आए, नहीं है, पुराना सा नोट है, चलेगा? बच्चों 100 ही निकला है, नोट बहुत पुराना है। देखें, रिवैल्यूएशन अपवर्ड हो रही है, जिस वजह से
एसेट बढ़ गया, अपवर्ड रिवैल्यूएशन की वजह से डेप्रीसिएशन इजाफी आई, वो ट्रांसफर होती थी फिर विद इन इक्विटी। डेप्रीसिएशन तो फॉर द ईयर बढ़ जाती थी ना, इसका मतलब इस एडजस्टमेंट से प्रॉफिट ने कम होना था और तुमने सारा सवाल गलत कर दिया। एक तुमने नहीं, सबने, ठीक है भाई। ये बात क्यों नहीं सोची आपने? रिवैल्यूएशन अपवर्ड हो रही है तो डेप्रीसिएशन इंक्रीमेंटल का कॉन्सेप्ट ही क्या था भाई? चातियां ना मारो, या अंदर आ जाओ या बाहर चले जाओ यार, जिसको भी मिलना आ जाओ, टेंशन ना लिया करो यार, क्या हो गया, क्लास ही है ना। अच्छा, डेप्रीसिएशन, रिवैल्यूएशन अपवर्ड की वजह से डेप्रीसिएशन बढ़ेगी या कम होगी? किसने बताना था? कहना जी मैंने बताना था, आके बताता आपको, ठीक है। तो प्रॉफिट कम होना है, इसकी वजह से नेट प्रॉफिट कम होना है, सेल पे कोई असर नहीं पड़ना। रफी तुमसे तो ये उम्मीद नहीं, तुमने सेल को बढ़ा लिया, पता नहीं कम कर लिया जी। तो नेट प्रॉफिट न्यूमरेटर क्या हो रहा है, इस रेशियो की वजह से कम हो रहा है, तो न्यूमरेटर कम होगा तो रेशियो कम हो जाएगी, डिक्रीज है, ठीक है। नेक्स्ट, आपको पता है रिवैल्यूएशन अपवर्ड हो तो प्रॉफिट पे असर पड़ता है। गुड, इन किसी में से किसी को नहीं पता था, सिर्फ एक स्टूडेंट को पता था, ठीक है। पेपर में भी आपने फिर ये सही किया था या पेपर में कुछ और कर दिया था? अच्छा, मैंने कहा शायद बाहर निकल के सोचा हो। ओ अच्छा जी, अगली बात पीबीआईटी ने भी बढ़ना है, वो पीबीआईटी वही प्रॉफिट है ना, सॉरी कम होना है। क्यों? देखें, डेप्रीसिएशन तो पीबीआईटी से ऊपर ही पड़ी है ना। डेप्रीसिएशन क्यों बढ़ी है? एसेट अपवर्ड रिवैल्यू हुआ है, तो डेप्रिसिएशन का बढ़ना प्रॉफिट को कम करता है, यानी न्यूमरेटर तो कम हो रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम नीचे एसेट्स पड़े हैं, रिवैल्यूएशन अपवर्ड है तो एसेट्स भी। इब क्या करोगे? राव मेरा दोस्त है, उसकी याद आ गई मुझे जी। क्या करोगे? इब करके दिखाओ, बोलो क्या करोगे? प्रॉफिट कम हो रहा है, एसेट बढ़ रहा है, भाई वही वाली बात है जो पहले कर दी है। तो वो कौन सी दुनिया है जहां पर 10 रुपए के एसेट्स पे 1000 रुपए के प्रॉफिट्स आए हों? प्रॉफिट्स नॉर्मली कम ही होते हैं, तो न्यूमरेटर के साथ ही सोचो इसको, ठीक है। न्यूमरेटर कमजोर है और सही है ना, तो न्यूमरेटर में क्या आ रही है? कमी। प्रॉफिट में तो एक बार बोल दिया कमी, तो एक की समझ आने की देर थी, सारे सही, और एक को गलत समझा। डिक क्या हो रहा है? डिक रीजी जी, रिजी भाई भी नहीं खेले यार टेस्ट मैच में। ओके नेक्स्ट, अब ये दोबारा बताना कोई जरूरी है? पीबीआईटी ऊपर वही पड़ा है। कैपिटल एम्प्लॉयड तो एक तरह के एसेट्स ही होते हैं, यूं सोच लें तब भी एसेट बढ़ रहे हैं, यूं ना सोचें वू सोच लें। वू कैसे सोचेंगे कि जी रिवैल्यू सरप्लस ने वहां से निकलना है, सरप्लस में आना है, सरप्लस भी इक्विटी का पार्ट है, तो इक्विटी बढ़ रही है। अल्टीमेटली कैपिटल एम्प्लॉयड मैं बढ़ा ही रहा हूं, चाहे यूं कहूं कैपिटल एम्प्लॉयड भी तो एक तरह के एसेट्स होते हैं, वो बड़े हैं तो मतलब ये भी बढ़ना है। या वो कह लें कि इक्विटी बढ़ गई तो इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स ही तो होते हैं, तो अगेन वही कहानी है, न्यूमरेटर भी बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर भी बढ़ रहा है, लेकिन हम कमज़ोर का साथ देंगे, कमज़ोर का साथ देना भी चाहिए। कमज़ोर में डिक्रीज है तो न्यूमरेटर है ना, न्यूमरेटर में डिक्रीज है तो रेशियो क्या हो गई? डिक्रीज। या अल्लाह कोई तो इंक्रीज हो जाए। डेट इक्विटी रेशियो, डेट में कोई चेंज आया? रिवैल्यूएशन से डेट में कोई चेंज आया? अकाउंटेंट, डेट में कोई चेंज आया? चुप करें, अकाउंटेंट से तो पूछने दें। इसने फिर अगली बार रेक्टिफिकेशन FA2 में भी तो आ जाती है कभी कभी गलती, इसने फिर आया होना है वहां पे। हाँ जी, क्या मैंने पूछा क्या था वैसे? हाँ, डेट में कोई चेंज आया मतलब आपने रिवैल्यूएशन की तो बैंक ने कोई लोन दे दिया हो या वापस ले लिया उस वजह से? नहीं, इसका मतलब डेट चेंज नहीं हुआ। हाँ, क्योंकि इक्विटी में भी कोई चेंज नहीं आया। कुछ तो शर्म करो, अभी तो बता के आ रहा हूं। प्रॉफिट क्या हुआ है? रिवैल्यूएशन अपवर्ड की वजह से प्रॉफिट, माना बात सुनो, रिवैल्यूएशन अपवर्ड की वजह से प्रॉफिट क्या हुआ? थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन वो वाला असर तो वैसे ही सरप्लस से निकाल के हमने रिटेन्ड अर्निंग में डाल देना अल्टीमेटली, इसलिए वो तो वैसे ही इंपैक्ट नील हो जाना है। असल कहानी तो ये है, रिवेन सरप्लस OCI में पड़ा है, वहां से जाना है अपने कॉलम में, और इवन सरप्लस भी तो इक्विटी का पार्ट है। तो डेट तो ना बदला, इक्विटी बदला। कैसे बदला? बढ़ा या कम हुआ?
बढ़ा, सरप्लस आया है तो बढ़ने से डिनोमिनेटर बढ़ गया, डिनोमिनेटर बढ़ गया तो रेशो खाम हो गई। हाँ जी, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज, मुझे लगता है ये तो कुछ ना कुछ बच्चों के सही हो ही गया उन्हें जी। करंट रेशो पे क्या असर है? खुदा का खौफ करो, कोई असर ढूंढने बैठ गए हो इस पे। डेप्रिसिएशन का बढ़ना कम होना करंट एसेट को तो नहीं छेड़ता, प्रॉफिट का बढ़ना कम होना करंट एसेट करंट लायबिलिटी को तो नहीं छेड़ता। कैसी बात करते हैं, कैसी बात करते हैं, मुफ्त के नंबर थे ना इस सवाल में। और आखिरी क्या कहा उसने? जी बेटा अगर ये एंड पे हो रही होगी तब भी यही असरात है। हाँ, डेप्रीसिएशन वाली बात नहीं होगी, इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन नहीं होगी तो फिर कोई और बात करेगा, ठीक है। बाकी चीज़ों पे तो असरात होंगे ना, फिर रेशोज बदलेगा, एडजस्टमेंट बदल के, ठीक है ना। लेकिन बाकियों पे तो असरात होंगे ना, इक्विटी तो बढ़ रही होगी क्योंकि सरप्लस तो आ रहा है, वो भी जा रहा है, तो कोई नहीं होगा इम्पैक्ट। अच्छा जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। असल में ना उसने ये बात कही है कि आपने इन चेंजेस का, अगर आप वो भी अजम्पशन लें तो उसने ये कहा है स्टेट द इफेक्ट ऑफ ईच ऑफ अबव चेंजेस ऑन द रेशो इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो हम तो इनकी बेस के ऊपर अंदाज़ा लगा के बता रहे हैं, तो अगर ये रेंट पे भी होगा तो अगले साल की तो रेशो बदल ही जानी है। बहरहाल अगर उस तरह की कोई बात होती तो वो इस साल पे लिमिट करता और फिर ये रेशो नहीं कोई और रेशो देता आपको, ठीक है। ओके चलें, ये इधर वेटेड एवरेज से फाइफो पे चलें, और किधर जाना है हमने इधर ही घूमना है, कॉस्ट से रिवैल्यूएशन मॉडल पे चले गए, चलें कॉस्ट से रिवैल्यूएशन मॉडल पे, और क्या चलें कॉस्ट से फेयर वैल्यू मॉडल पे, चलें वेटेड एवरेज से फाइफो पे। अच्छा, अब ये बड़ा खूबसूरत पॉइंट था, द मोस्ट ब्यूटीफुल पॉइंट इन द होल क्वेश्चन वॉज दिस, क्योंकि इसने आपके FAR 1 के नॉलेज को नहीं टेस्ट किया था, वो तो मेरे अपने काबू में थी ना बातें ऊपर वाली, ये वो थी जो आप इंट्रो में पढ़ के आए थे और भूले हुए थे। अगर देखो उसने कहा वेटेड एवरेज से फाइफो पे चले जाओ, इतना तो हमें पता है कि ये वैल्यूएशन मेथड जब बदलता है तो कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बदल जाती है। अब ये बदलना ज्यादा की तरफ है या कम की तरफ है ये नहीं पता, पता है कोई? नहीं पता। वैसे उसने क्या कहा हुआ है, कि इधर फेयर वैल्यू, कॉस्ट ऑफ प्राइस, जितने एसेट्स वगैरह हैं, पीरियोडिक की तो बाद में बात करता हूं ना मैं, वो तो बाद में देखते हैं, ठीक है। जितनी भी चीजें आपके यहां अवेलेबल हैं, मतलब जो चीजें हैं उनकी कॉस्ट, फेयर वैल्यू, हर चीज क्या है, हर आने वाले वक्त में, हर आने वाले दिन में वो बढ़ रही है। इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी है बेसिकली। अब इतना आपको याद है कि फाइफो का मतलब होता था फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब जो क्लोजिंग स्टॉक में पड़े होंगे यूनिट्स वो मोस्ट रीसेंट होंगे, है कि नहीं? और मोस्ट रीसेंट होंगे तो मोस्ट एक्सपेंसिव होंगे। जबकि वेटेड एवरेज क्या अज्यूम करता था, पिछलों को भी एवरेज लेकर, तो इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी अगर हो, ये इंट्रो का कॉन्सेप्ट था बाय द वे। जो आप कॉस्ट कार्ड बनाते थे ना, कॉस्ट कार्ड फाइफो एफको के अंदर, ओपनिंग, फिर क्या सेल्स का कॉलम, फिर बैलेंस का कॉलम, उसके अंदर यही था। फिर शायद कॉस्ट में भी आपने बनाए हों ये। बहरहाल मैं तो आपको वैसे देसी तरीके से ही समझा रहा हूँ, कोई मसला नहीं है, समझ आ रही है ऐसे भी बात। क्या एवरेज का मतलब क्या होता है? अगर पिछली परचेज 100 की थी, ये 150 की थी, तो एवरेज 125 आएगा। एवरेज 125 आएगा, लेकिन अगर रिसेंट उठाओ तो वो क्या है, 150। अब वेटेड एवरेज पे अगर स्टॉक पड़ा है मिसाल के तौर पे, तो वो 125 रेट पे पड़ा है, और अगर रिसेंट वाले पे पड़ा है तो वो कितना है, 150। इतनी बात मैंने देसी तरीके से समझाई है आपको, ठीक है ना। ये वैसे कॉन्सेप्ट FAR 1 का इंट्रो में पढ़ के आए थे आप, खैर अपने मुताबिक हमने बात दोबारा कर ली इसकी। अब वेटेड एवरेज पे थे, इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी है, तो मतलब स्टॉक जो होगा वो उससे कम होगा अगर फाइफो पे होते तो, क्योंकि फाइफो में तो महंगाई हो रही है और रिसेंट वाला स्टॉक जो है वो सबसे महंगा होगा। अब हमें उसने कहा फाइफो से चले जाओ एफको पे, एफको से चले जाओ फाइफो पे। अगर एफको से फाइफो पे जाने का कह रहा है तो, और इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी है, और इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी है, तो ये क्लोजिंग स्टॉक को क्या कर देगा,
बढ़ाएगा और अल्टीमेटली प्रॉफिट को भी बढ़ाएगा। आपको याद होगा क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का रिलेशन डायरेक्ट। खैर चलें छोड़ें, क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाएगा क्योंकि इन्फ्लेटियनरी इकोनॉमी। ठीक है जी। उलट सोचते हैं, अगर डिफ्लेशनरी इकोनॉमी होती, यानी हर आने वाले दिन चीजें सस्ती होती जा रही होती और वो कहता वेटेड एवरेज से फाइफो पे जाओ, तो क्या होता? एग्जैक्ट इसकी उलट बात होती ना, क्योंकि फाइफो पे मोस्ट चीप पड़ा होता, सबसे सस्ता, और वेटेड एवरेज में पिछला एवरेज भी महंगा वाला शामिल हो रहा होता, तो उसमें एवरेज उसमें स्टॉक ज़्यादा होता और फाइफो पे जाने से कम हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं था। उन्होंने आपको क्या कहा कि प्राइसेस सारी की सारी ओवर द टाइम बढ़ रही हैं, यानी इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी। अगर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी है तो फिर वेटेड एवरेज वाला स्टॉक कम होगा फाइफो वाले स्टॉक से। तो इसका मतलब वेटेड एवरेज से फाइफो पे जाना ये स्टॉक को बढ़ा देगा, बढ़ा देगा। ठीक है, अच्छा चलें, ये तो बात हमें समझ लग गई। लेकिन साथ ही उसने एक और बात भी आपको अर्ज की कि पीरियोडिक सिस्टम यूज़ कर रहे हैं हम। ठीक है, पीरियोडिक सिस्टम के अंदर इन्वेंट्री का लेजर नहीं बनता, परचेजेस का बनता है। ठीक है, चल अच्छा, अब परचेज का तो और आसान हो गया काम, आपस की बात है। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो नेट प्रॉफिट, क्या नेट प्रॉफिट पे कोई असर होता है? ये सवाल पूरा कर लूं, बस खत्म होने वाला है, फिर पार्ट 2 शुरू करते हैं। क्या क्लोजिंग स्टॉक का कोई नेट प्रॉफिट पे असर होता है? नहीं यार, क्लोजिंग स्टॉक तो जीपी से ऊपर आता था। हाँ, तो जीपी अगर बढ़ गया तो अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट भी तो बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। और नेट प्रॉफिट में क्या आ गया? इंक्रीज। इस चेंज की वजह से नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा? क्योंकि इतना हमें पता है क्लोजिंग स्टॉक बढ़े तो प्रॉफिट बढ़ता है। ठीक है, वो ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ा तो अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट भी बढ़ गया। सेल पे क्या असर पड़ेगा? सेल पे इसका क्या असर पड़ेगा? सेल पे कोई असर नहीं पड़ेगा। हमने अपने स्टॉक को कॉस्ट पे रखना था, क्लोजिंग स्टॉक को, उसका सेल से क्या ताल्लुक? इसका मतलब सिर्फ न्यूमरेटर में चेंज आ रहा है, और चेंज भी क्या है? न्यूमरेटर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। पश्तो में क्या कहते हैं बढ़ने को? ज्यादा। हाँ, आप लोगों को याद है, तो इंक्रीज। ठीक है जी, नेट प्रॉफिट टू सेल रेशियो क्या हो जाएगी इस स्टेप से? इंक्रीज। अब ये 2 सवाल काफी हैं। वैसे भी अब इस दफा ये इसने पूछा है, तो नेक्स्ट टाइम एमसीक्यू वगैरह में तो ये यूज कर सकता है। एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, लेकिन अब शायद ये वाला सवाल इस दफा इस तरह से ना दे, लेकिन ये 2 सवाल अगर आपने कर लिए, एपीवैक और ये, मेरे ख्याल में अप्रोच आप पकड़ में आ गई है। अब बाकी तो आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए भाई कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में क्या होता है। फेयर वैल्यू मॉडल पे, कॉस्ट से फेयर वैल्यू पे जाएं और फेयर वैल्यू बढ़ रही हो, तो आपको ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि ओसीआई जो है वो पीएनएल के बाद आता है और सरप्लस उसमें जाता है। और ये सारी बातें तो अब आपके बाकी टॉपिक्स की मजबूती है, मिक्स कर दिए थे उसने ये टॉपिक्स। ओके, नेक्स्ट इज पीबीआईटी ओवर, वही वाली बात दोबारा। पीबीआईटी भी बढ़ रहा है, लेकिन एसेट्स भी बढ़ रहे हैं। टोटल एसेट्स हैं, इसमें करंट भी बढ़ेंगे, वही बढ़ रहे हैं, लेकिन वही बात, ये तो ज़्यादा ही होते हैं। ठीक है, तो कमज़ोर का साथ दो। न्यूमरेटर में क्या है? इंक्रीज, तो प्रॉफिट भी कर जाएगा इंक्रीज। अच्छा, ऐसे बच्चे हाथ खड़ा करें, समझ नहीं लग रही थी, लेकिन इंक्रीज डिक्रीज लिखा है। हाँ, ये अच्छे बच्चे हैं, यकीन माने, हाथ खड़ा करें, इनको देख लें। ये पर्चे में भी इंशाल्लाह जब अगली बार रिजल्ट के बाद मिलने आएंगे ना, तो इनसे पूछेंगे ना, हाँ भाई हाथ कैसे बिठा के, हाँ भाई कौन कौन पास हुआ, ये हाथ खड़े होंगे। उसकी वजह यह है कि इनको ये पता लग गया है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मैं इधर गलत लिखूंगा तो मेरा कोई नंबर कटेगा नहीं, लेकिन अगर गलती में भी सही लिखा आया हूं तो नंबर मिलेगा। ये दलेरी चाहिए आपकी पर्चे के अंदर। समझ आ रही है जितनी, तो वो तो समझ के लिखें, जो नहीं आ रही तो कुछ तो लिखें और आगे चलें। ठीक है, दोबारा आप हाथ खड़ा करें वो बच्चे जिन्होंने लिख लिया, समझ आ रही थी या नहीं। अब हाथ बढ़ जाएंगे, मुझे पता है, पहले कुछ शर्म से नहीं ऊपर कर रहे थे। अच्छा जी, यानी तुक्कों वाले काफ़ी हैं। अच्छा, नेक्स्ट, और ये भी वही है, न्यूमरेटर भी बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर भी बढ़ रहा है, अल्टीमेटली जैसे भी बढ़ रहा है। ठीक है, इंक्रीज। नेक्स्ट, डेट ओवर इक्विटी। अरे यार, ये बड़ी ब्यूटीफुल रेशो थी, ये मुफ्त के नंबर थे। डेट में कोई चेंज नहीं आया इस पूरे सिचुएशन में, सिर्फ इक्विटी का चेंज था, और वो भी जिसको ये कॉन्सेप्ट था ना। अब आप कहते होगे हाँ यार, वो 2 दिन ठीक ही लगे थे, वो जिसके अंदर हमने ओसीआई को पकड़ पकड़ के रिटेन्ड अर्निंग्स अलग से, सरप्लस अलग से चेन इक्विटी में डाला था, 2 दिन 3 दिन बल्कि शायद लग गए थे।
और आपने कहा था पता नहीं टाइम ज़ाया कर रहा है, देखो अब इसको और कुछ समझ नहीं आ रही ना टाइम लंबा करने के लिए। नहीं भाई, उसकी इम्पैक्ट्स बहुत ज़्यादा आगे तक जाते हैं। अब आपको फ़ायदा हो रहा है जी बेटा। कैसे बढ़ेगी मैं बताता हूँ। डेट बढ़ेगा नहीं, डेट कम होगा, ये तो डिसाइड हो गया ना। अब आते हैं इक्विटी की तरफ। क्या हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक इस चेंज की वजह से बढ़ा है। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा है तो प्रॉफिट बढ़ा है। ये प्रॉफिट कहां जाएगा, रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग्स क्या है, इक्विटी, तो बढ़ गई ना इक्विटी। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में क्या है, इंक्रीज। डिनोमिनेटर में क्या है, इंक्रीज, तो फिर रेशो क्या होगी, एंजॉइंग विद उमेर एंड कोई 60-70 अदर्स जी। करंट रेशो, करंट रेशो नो इफेक्ट ही आ रहा है, लिख देते हैं भाईजान स्टॉक है, जरा ध्यान कर लें। और स्टॉक बढ़ा है लेकिन करंट लायबिलिटी पे कोई असर नहीं है, न्यूमरेटर बढ़ा है। लें जी, पार्ट 2 स्टार्ट कर लें।